हेलो दोस्तों, श्री शिक्षा क्लासेस में आपका स्वागत है। और मैथ्स मतलब पवन सर दोनों चैनल पे ये वीडियो आपको प्रकाशित होगा, आपको देखना है। इकोनॉमिक्स का पहला लेक्चर लेकर आए हैं। क्या होता है इकोनॉमिक्स, समझने की कोशिश करते हैं। अर्थशास्त्र होता क्या है, क्या क्यों महत्वपूर्ण है अर्थशास्त्र, और अर्थशास्त्र जानने की जरूरत क्या है। हर लोगों को, मेरा मानना है कि देश के प्रत्येक व्यक्ति को अर्थशास्त्र के बारे में जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो देखिए, ये प्रारंभ होता है ये कहानी इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स बाय पीयूष सर आपके साथ हैं। और क्या होता है इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स होता क्या है, क्यों महत्वपूर्ण है इकोनॉमिक्स, तो ये बहुत जानना जरूरी है। इकोनॉमिक्स होता क्या है, किसको बोलेंगे इकोनॉमिक्स। तो इसकी यदि इतिहास को देखें, अर्थशास्त्र के इतिहास को देखते हैं हम। अर्थशास्त्र के इतिहास को हम देखें तो हमारा अर्थशास्त्र का इतिहास प्रारंभ होता है 1500 बीसी से। क्या अद्भुत है, 1500 बीसी से, जब आपका सिविलाइजेशन हुआ करता था, सभ्यता हुआ करती थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन, मेसोपोटामिया का सिविलाइजेशन, ग्रीकों का सिविलाइजेशन, इजिप्ट के सिविलाइजेशन और चाइनीज सिविलाइजेशन, इतने बड़े बड़े सभ्यता था। उस बीच में हमने दो महत्वपूर्ण साक्ष्य है जो कि हम इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं अर्थशास्त्र के बारे में। वो पहला जो है वो है आपका ग्रीकों का। ग्रीकों ने अर्थशास्त्र के बारे में सबसे पहले बताया था। जो ग्रीक है, यवन जिसको बोला जाता है, तो उन्होंने ही इकोनॉमिक्स शब्द जो निकला हुआ है वो ग्रीक शब्द से निकला हुआ है, और उसका मतलब होता है इकोनोमिया। इकोनोमिया शब्द है, ग्रीक शब्द है। और इसको यदि बांट दिया जाए इकोनॉमिक्स, इकोनोमिया शब्द को, तो इसका मतलब होता है पहला तो इकोज और दूसरा होता है नमोज। तो ग्रीकों ने इकोनॉमिक्स शब्द, अर्थशास्त्र शब्द का प्रयोग जो जिस चीज के लिए किया था वो था आपका गृह प्रबंधन। इकोस का मतलब होता है आपका हाउस होल्ड, मतलब घर, गृह बोल सकते हो। और मैनेजमेंट जो होता है, नमोज का मतलब होता है मैनेजमेंट, मैनेजमेंट होता है। तो ये पहली बार हम बात करें तो इकोनॉमिक्स शब्द जो होता है गृह मैनेजमेंट से आया था ग्रीकों द्वारा। इन्होंने ही आविष्कार किया था। ऐसा नहीं है कि इन्होंने ही आविष्कार किया था, हड़प्पा सिविलाइजेशन में भी हमें देखने को मिलता है। बार्टर सिस्टम उपलब्ध है, ट्रेडिंग होती थी हड़प्पा सिविलाइजेशन से और आपके मेसोपोटामिया से, ग्रीक सिविलाइजेशन, इजिप्ट सिविलाइजेशन से। तो इसकी सभ्यता बहुत पुरानी है और इकोनॉमिक्स की सभ्यता बहुत ही ज्यादा पुरानी है, ट्रेडिंग के माध्यम से, व्यापार के माध्यम से। लेकिन जो हम जानते हैं जिसके बारे में कि इकोनॉमिक शब्द हमारा आया कहाँ है, तो ये ग्रीक शब्द से आया है। और इसका मतलब जो पहली बार इसके लिए प्रयोग किया गया था वो प्रयोग किया गया था ग्रह, जो घर है आपका, घर के प्रबंधन के लिए। यदि इसके बड़े लेवल पे जाया जाए तो अर्थशास्त्र है आपका, अर्थशास्त्र, और ये किसके द्वारा लिखा गया था, तो हमारा कौटिल्य द्वारा, चाणक्य द्वारा लिखा गया। चाणक्य, चाणक्य द्वारा लिखा गया अर्थशास्त्र, जिसका 3 वॉल्यूम है। एक तो लॉ एंड ऑर्डर के भी, प्रशासन के भी बात उसमें लिखा गया है, इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में भी बात है। लेकिन तीसरा अध्याय में, वॉल्यूम में, उसके टैक्सेशन, कर के बारे में, कि कर क्या होता है, कैसे कर लगाया जाए, पूरा का पूरा आपके ट्रेडिंग का सिस्टम, व्यापार का सिस्टम जो है वो अर्थशास्त्र में बताया गया था, जो कौटिल्य के आपके मौर्य डायनेस्टी के समय में दिखाई देता है। इसके बाद यदि हम बात करें तो मॉडर्न युग में, यदि हम इसके बारे में बात करें कि मॉडर्न युग में ये हमारा इकोनॉमिक्स आया कब था, तो मॉडर्न युग की बात करें तो एडम स्मिथ जो है, एडम स्मिथ, ये एक महान इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्री थे, स्कॉटलैंड में पैदा। और इन्हीं का 1773
1976 में एक किताब आया था जिसका नाम था वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन। और वेल्थ ऑफ नेशन जो है वो राष्ट्र का धन बताता है, मॉडर्न इकोनॉमिक्स के बारे में, अर्थशास्त्र के बारे में। और इसलिए एडम स्मिथ को हमें इकोनॉमिक्स के जन्मदाता भी बोलते हैं, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी बोला जाता है। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी बोला जाता है। इनके कुछ कंसेप्ट था और इनके जो इस बुक में कुछ कंसेप्ट आया था इकोनॉमिक्स पे, और जो वो कंसेप्ट था वो देखा जाए तो दो महत्वपूर्ण कंसेप्ट थे जिनके लिए जाने जाते हैं। पहला जो कंसेप्ट था इनविजिबल हैंड का कंसेप्ट, इनविजिबल हैंड का कंसेप्ट। और दूसरा जो कंसेप्ट इनका आया था लेजस फेयर का सिद्धांत, लेजस फेयर का सिद्धांत। ये दो सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण रखता है आपके एडम स्मिथ का। स्कॉटलैंड के इकोनॉमिस्ट हुआ करते थे और इनका एक बड़ा खासियत ये था कि ये महाराज थे स्कॉटलैंड का। स्कॉटलैंड वाज द पार्ट ऑफ यूके, यूनाइटेड किंगडम के पार्ट हुआ करता था। उसके बावजूद भी ये ना यूनाइटेड किंगडम के खिलाफ ही लड़े थे, बाद में अमेरिकन हो गए थे, इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। तो एडम स्मिथ के जो इस सिद्धांत है वेल्थ ऑफ नेशन का, जिसको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोला जाता है, वेल्थ ऑफ नेशन में दो सिद्धांत दिया गया था, इनविजिबल हैंड का और लेजस फेयर का सिद्धांत। होता क्या है? तो इनविजिबल हैंड का सिद्धांत बोलता है, अदृष्ट हाथ की बात करता है। कहता है जो इकोनॉमी की डेवलपमेंट है वो नीचे से लेकर ऊपर तक पहुंचना चाहिए। मतलब समाज में जो सामाजिक और आर्थिक है इसको बैलेंस करके चलना चाहिए, और कैसे बैलेंस करना चाहिए इस सिद्धांत को इन्होंने लेकर आए थे एडम स्मिथ। दूसरा इनका सिद्धांत था लेजस फेयर का सिद्धांत, जो ये कहता है कि सरकार जो है ना उसको ना अर्थशास्त्र में या इकोनॉमिक मैनेजमेंट में ज्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब है कि सरकार का काम है गवर्नेंस देना, मिनिमम गवर्नेंस होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि पूरा का पूरा गवर्नेंस ही खत्म हो जाए। बस इनका कहना था कि सरकार है एक लिमिट में इकोनॉमिक्स में अपने इंटरफेयर दे, और उससे फायदा क्या होगा कि मार्केट पर छोड़ा जाए। सबसे पहली जो मार्केट पर छोड़ने की बात आई कि डिमांड एंड सप्लाई जो है वो आपके मार्केट पर छोड़ दिया जाए, और इससे पता चलेगा इकोनॉमिक की ग्रोथ, और जो प्रोग्रेस होगा वो नीचे से, मतलब बॉटम टू अप की प्रोग्रेस की बात किए थे एडम स्मिथ। और ये बहुत फेमस हुआ था बुक। इस बुक ने तो कमाल ही कर दिया था। 1776 में ये बुक जब आई थी तो लोगों ने पढ़ के एडम स्मिथ को महान बता दिया था, और थे भी महान एडम स्मिथ, उसमें कोई डाउट नहीं है। आगे चल के और भी डेवलपमेंट होता है इकोनॉमिक्स में, जब फ्रीडमैन आते हैं, रैगनर आता है। और रैगनर और फ्रीडमैन दो ऐसे जिनको नोबेल प्राइज भी मिला था, फ्रीडमैन को और रैगनर को। एक तो फ्रीडमैन और दूसरा रैगनर, इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था। रैगनर फ्रिस बोले जाते थे। माइक्रो इकोनॉमिक्स दो डिवीजन था, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स का। इनके बहुत सारे रिसर्च रहे इन पे, और इन पे दोनों को नोबेल प्राइज भी दिया गया था। आगे चल के 1930 के आसपास हम देखें, 1930 से 70 के बीच में कीनेशियन थ्योरी जो है वो बड़ा प्रबल हुई। कीनेशियन थ्योरी का कि एक ग्रेट डिप्रेशन आया था। ग्रेट डिप्रेशन का मतलब आया था, इकोनॉमिक्स में ग्रेट डिप्रेशन बोला जाता है, इसका मतलब होता है कि एक भूचाल आया था, और 2008 में भी ये भूचाल देखने को हमें मिलता है। और ये भूचाल क्या था कि अचानक ही मार्केट उथल पुथल, और इसमें हुआ क्या था कि जॉब अपॉर्चुनिटी जो है वो एकदम ही खत्म हो गई थी। तो ग्रेट डिप्रेशन के बाद जो वर्ल्ड निकला था, तो कीनेशियन थ्योरी ने ये कहा था कि भाई सरकार का काम है इस जो डिमांड एंड सप्लाई को मैनेज करना, गवर्नमेंट जॉब प्रोवाइड करना, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट जॉब हो, लेकिन जॉब प्रोवाइड करना, इस थ्योरी पर आधारित थी। तो ये मॉडर्न थ्योरी है।
खासकर फ्रीडमैन और रैगनर की जो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स का डिवीजन है वो बहुत महत्वपूर्ण है। कहने का मतलब सिंपल सा है, इकोनॉमिक्स जो है आपका सदियों से है, 4,500 साल की व्यवस्था है इकोनॉमिक्स का, अर्थशास्त्र का। और उसी व्यवस्था में यदि हम बात करें तो ये इकोनॉमिक्स का दो प्रकार है, और वो दो प्रकार क्या क्या है, तो एक को बोलेंगे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स, और दूसरा होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। दूसरा क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। दो प्रकार के इकोनॉमिक्स, दो प्रकार के इकोनॉमिक्स हमें दिखाई देता है। अब ये दो प्रकार के इकोनॉमिक्स में क्या होता है, तो हिंदी में बात करें तो एक होता है व्यष्टि, इसको व्यष्टि में लिख देता हूं, व्यष्टि अर्थशास्त्र, और दूसरा होता है समष्टि अर्थशास्त्र। दो प्रकार का इकोनॉमिक्स होता है। इकोनॉमिक्स को हम बांट दे तो दो प्रकार में बांटा जाता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है वही शब्द जो ग्रीक लेकर आए थे, इकोनोमिया। इकोनोमिया शब्द का होता है इकोस प्लस नोमोस, इसका मतलब गृह का प्रबंधन। छोटे लेवल पे यदि हम इकोनॉमिक्स की चर्चा करें या अध्ययन करें, उसको माइक्रो इकोनॉमिक्स बोला जाता है। छोटे लेवल पे, छोटे लेवल का मतलब क्या होता है, यदि हम घर की बात करें, एक कंपनी की बात करें, एक संस्थाएं की बात करें, कोचिंग क्लास की बात करें, यदि उस लेवल पे हम यदि इकोनॉमिक्स की चर्चा करें, अध्ययन करें, उसको क्या कहेंगे, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स। मतलब स्मॉल स्केल पे यदि बात करें तो वो क्या हो जाएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स हो जाएगा। दूसरी तरफ यदि हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो मैक्रो इकोनॉमिक्स आपके नेशनल लेवल पर होता है, वर्ल्ड लेवल पे होता है। ये कहां होता है, तो ये नेशनल लेवल पे होता है, आपका नेशनल लेवल पर होता है। दूसरा ये वर्ल्ड लेवल पर होता है, वर्ल्ड लेवल, विश्व पे, भारत के। जैसे हम बोल दे भारत की जीडीपी क्या है, तो यदि भारत की जीडीपी है तो ये क्या हो गया, मैक्रो इकोनॉमिक्स हो गया। भारत के एम्प्लॉयमेंट क्या है, भारत के इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति क्या है, भारत का एक्सपोर्ट क्या है, भारत के इंपोर्ट क्या है, भारत के करेंट अकाउंट डेफिसिट कितना है, भारत के फॉरेन एक्सचेंज कितना है, भारत के मनी रेगुलेशन कैसे होता है, भारत के मॉनेटरी पॉलिसी कैसे होता है, भारत के बैंकिंग व्यवस्था का रेगुलेशन कैसे होता है। यदि इन सारी चीजों को अध्ययन किया जाए तो वो क्या कहेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स जिस तरह से, जैसे जीडीपी, जीडीपी का भी अध्ययन करना माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स है। क्या होता है जीडीपी, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोला जाता है। और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर जीडीपी बता के भागने वाले तो नहीं है, तो सर नहीं भागने वाले हैं। जीडीपी का मतलब होता है, एक सिंपल सा मतलब समझ लो इकोनॉमिक्स में, बहुत ही बढ़िया तरीके से देखो। इकोनॉमिक्स को जितने सरल रूप से आप समझने की कोशिश करेंगे उतना ही इकोनॉमिक्स समझदार हो जाता है, और जितना इसको डिफिकल्ट बनाओगे उतना ही डिफिकल्ट होता है। और बड़े बड़े टीचर क्या आते हैं, बड़े बड़े टर्म्स आपके सामने डाल देंगे, और टर्म ऐसे डालेंगे कि आपका बुद्धि हो जाए भ्रष्ट, आपको समझ ही में नहीं आएगा कि ये सब चीजें चल क्या रहा है। अब देखो जीडीपी का यदि हम बात करें तो आपको बोला है कि सर जीडीपी जो है एक क्षेत्र के अंदर, चाहे वो क्षेत्र कोई भी हो, यदि हम भारत की जीडीपी की बात कर रहे हैं तो भारत क्षेत्र के अंदर सर जितना प्रोडक्शन हो रहा है, सर कितना, जितना प्रोडक्शन हो रहा है, और इस प्रोडक्शन का मतलब क्या है, तो जितना गुड्स एंड सर्विसेज बन रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज बन रहे हैं। गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब है कि आपके प्रोडक्शन हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन हो रहा है, वस्तुओं का निर्माण हो रही है, वस्तुएं बन रहे हैं, जूता चप्पल कपड़ा ये वो तेन तेन, जितना भी नमक तेल सुई से लेकर एरोप्लेन तक, ये गुड्स बोला जाता है। सर्विसेज क्या है, जो सेवा दे रहे हैं। सेवा कैसे दे रहे हैं, तो आपका रेस्टोरेंट आपने खोल दिया, खाना, ये सर्विसेज है। आपने होटल खोल दिया, क्या है, सर्विसेज है। आईटी सेक्टर क्या है, तो सर्विसेज है। तो ये जो गुड्स एंड सर्विसेज किसी भी क्षेत्र में
यदि जिसकी जीडीपी के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो उसके क्षेत्र के अंदर जितना प्रोडक्शन होगा गुड्स एंड सर्विसेज का और जो उसका वैल्यू होगा उसको जीडीपी बोला जाता है। और जीडीपी इस बात पर निर्भर नहीं करता कि उस क्षेत्र के अंदर बना कौन रहा है। कहने का मतलब अमेरिका की कंपनी आएगी, जूता यहां बनाएगी, पूमा, एलन सोली भारत का है, भारत में बनाएगा। तो अमेरिका की कंपनी आ जाए, यूके की कंपनी आ जाए, विदेश के कोई भी देश की कंपनी आ जाए, लेकिन यदि वो अपने वस्तु और सर्विसेज का निर्माण कहां कर रहा है, तो उस क्षेत्र के अंदर कर रहा है। यदि उस क्षेत्र के अंदर कर रहा है तो इसको क्या बोलेंगे? जीडीपी बोलेंगे उसको। ये होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसकी वैल्यू निकाल दो, जीडीपी हो जाता है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स से समष्टि क्या है? तो मैक्रो इकोनॉमिक्स है आपका यदि नेशनल लेवल पर और ग्लोबल लेवल पर, विश्व लेवल पे यदि आप इकोनॉमिक्स के अध्ययन करेंगे, अर्थशास्त्र का अध्ययन करेंगे, तो इसको हम क्या कहेंगे? मैक्रो इकोनॉमिक्स कहेंगे। वहीं पर माइक्रो इकोनॉमिक्स स्मॉल स्केल पे अपने घर में जो प्रबंधन है, आपके पिताजी 20,000 रुपये कमाते हैं, किसको पैसे देना है? दूध में देना है, चाय में देना है, ये वो हेन तेन जितना भी हेन तेन है, तो वो सारे के सारे कहां पर आता है? तो वो आता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में। आई होप आप समझ गए होंगे, अब बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आगे देखिए और भी मजा आने वाला है। अगला यदि बात करें हम, तो यदि इकोनॉमिक्स की बात करें तो कुछ टर्म्स है इकोनॉमिक्स में। जैसे आपकी बात करें तो पहला है सबसे भयानक, वो है इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक समृद्धि। इकोनॉमिक ग्रोथ। और दूसरा है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तीसरा चीज है वो इंक्लूसिव ग्रोथ है। इंक्लूसिव ग्रोथ है। और चौथा जो चीज है वो आपका वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो चार प्रकार के अलग अलग आपके कुछ टर्म है जिसके बारे में हमें जानने की आवश्यकता है। और क्यों आवश्यकता है? तो इस टर्म का प्रयोग, इस शब्द का प्रयोग आपको बार बार होता रहेगा। पहला शब्द क्या है कि क्या होता है इकोनॉमिक ग्रोथ? आर्थिक समृद्धि। दूसरा होता है आर्थिक विकास। एक होता है ये जो इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब होता है आपका समावेशी। ये डेवलपमेंट होता है इंक्लूसिव डेवलपमेंट। ग्रोथ और डेवलपमेंट दो चीजें होती है। डेवलपमेंट का मतलब समावेशी विकास, और तीसरा होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसका होता है सतत धारणीय विकास। ये चार प्रकार का टर्म है। पहला क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब आर्थिक समृद्धि। इकोनॉमिक डेवलपमेंट आर्थिक विकास। इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब होता है समावेशी विकास। और तीसरा जो होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब सतत धारणीय विकास। और चारों का ऑप्शंस समझते हैं एक एक करके कि ये चार चीजें है क्या और क्यों महत्वपूर्ण है ये चार चीजें। पहला, यदि हम पहला बात करें, किसका बात करें? तो हम बात करेंगे पहला इकोनॉमिक ग्रोथ का। इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है? अब इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है? यदि इकोनॉमिक ग्रोथ की हम बात करें तो सबसे पहली बात होती है कि यदि हम क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव में जाएं, गुणात्मक और आपका मात्रात्मक में जाया जाए, तो गुणात्मक का मतलब होता है कि जो आपके मात्रा पे आधारित नहीं होता है। जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, ये इकोनॉमिक ग्रोथ जो है आपका, ये डिपेंड करता है आपका मात्रात्मक है। मात्रात्मक का मतलब होता है आपका क्वांटिटेटिव है। क्वांटिटेटिव है। क्वांटिटेटिव है ये मतलब ये मात्रात्मक है। मात्रात्मक है। मात्रात्मक का मतलब होता है कि ये मात्रा से रिलेटेड है। यदि किसी देश का डेवलपमेंट
ग्रोथ, समृद्धि, यदि उसका जीडीपी का बढ़ना है, यदि उसके जीडीपी को बढ़ना है, मतलब जीडीपी के बढ़ने का मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को बढ़ना है। यदि किसी देश का जीडीपी बढ़ रहा है, और जीडीपी का बढ़ना हम क्या कहेंगे, तो जीडीपी के बढ़ने का हम कहेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ कहेंगे। आपके जैसे बोल दे किसी देश की जीडीपी 8% है, 9% है। अब ये संतुलन जो है, जो आर्थिक समृद्धि है, ये जो केवल बात करता है आपका क्वांटिटेटिव, मतलब मात्रात्मक की बात करता है कि हमारे देश की जीडीपी कितना ज्यादा है, साथ में हमारा मुद्रास्फीति कितना ज्यादा है, हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज कितना है, क्या हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज कम है, ज्यादा है। इस बात पे आधारित है आपका मात्रात्मक इकोनॉमिक ग्रोथ। केवल केवल मात्रा आधारित है, केवल एंड केवल मात्रा आधारित का मतलब होता है कि ये केवल मात्रा पे ही, मात्रा पर ही है कि किसी देश का मात्रा कितना है, उस पर आधारित है आपके इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ग्रोथ। मतलब उस देश का यदि हम बात करें तो उस क्या मात्रा से उस देश की तरक्की हो रहा है, लोगों की भलाई हो रहा है क्या। देखो, इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब ये नहीं होता, जीडीपी बढ़ने का मतलब ये नहीं होता कि लोगों के चौतरफा विकास हो रहा है। ग्रोथ का मतलब डेवलपमेंट, विकास, इसीलिए हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखेंगे अगला। डेवलपमेंट का मतलब होता है विकास, और विकास ये कहता है कि भाई जीडीपी के बढ़ते साथ ही हमारा ये भी देखना महत्वपूर्ण है कि हमारे लोगों की जो बेसिक नीड है, वो जरूरतें जो लोगों को चाहिए, जैसे कि कपड़ा, मकान, ये तो जरूरतें हैं, और साथ में हेल्थ आपके, साथ में शिक्षा आपका बहुत बढ़िया मिल रहा हो, साफ सफाई हो, नल के पानी अच्छा मिल रहा हो, पीने का पानी, खाना अच्छा मिल रहा हो, उसी को इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोलेंगे। लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ जो है आपका केवल मात्रात्मक विषय है, ये वो सिद्धांत है जिसके आधारित पर हम किसी देश, राष्ट्र या किसी स्टेट या किसी क्षेत्र के बारे में ये जानकारी लेते हैं कि उसके जो ग्रोथ हो रहा है, जो आर्थिक ग्रोथ हो रहा है, जो आर्थिक समृद्धि हो रही है उस जगह का, और वो डिपेंड करता है आपके कि भाई उस देश में प्रोडक्शन कितना हो रहा है। और प्रोडक्शन होने का मतलब होता है डिमांड एंड सप्लाई आधारित है। यदि किसी देश का डिमांड बढ़ रहा है, डिमांड बढ़ रहा है तो सप्लाई बढ़ेगा ही। यदि किसी देश का डिमांड बढ़ रहा है, और डिमांड बढ़ने का मतलब होता है कि उस देश में लोगों के पास पैसा है, लिक्विडिटी है, तरलता है। लिक्विडिटी से और तरलता से क्या महत्वपूर्ण है, तो तरलता जो होती है, लिक्विडिटी जो होता है, वो मायने रखता है, क्योंकि लोगों के पास पैसा आएगा तभी तो डिमांड को बढ़ाएंगे, मांग को बढ़ाएंगे। तरलता बढ़ता कैसे है, लोगों के पास पैसा आएगा कहां से, तो उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। लोगों को जॉब मिल गया, लोगों की अपॉर्चुनिटी मिल रहा है कमाने के लिए, तो लोगों के पास, कुछ लोगों के पास भी पैसा बहुत सारे आते हैं तो वो डिमांड को बढ़ा देते हैं। और साथ में डिमांड बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगा, और सप्लाई का यदि निर्माण होता है तो प्रोडक्शन बढ़ेंगे, और यदि प्रोडक्शन होगा तो गुड्स एंड सर्विसेज भी आपका बढ़ेगा, और गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ेंगे तो ये आपका क्या करेगा, क्या करेगा गुड्स एंड सर्विसेज का। तो यदि गुड एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो आपका जीडीपी बढ़ेगी, और ये आपको ओवरऑल दिखता है कि देश का समृद्धि कैसे हो रहा है। लेकिन क्या ये डेवलपमेंट है, क्या इसको आर्थिक विकास बोल सकते हैं, तो आर्थिक विकास क्या होता है, यदि हम दूसरे पहलू को देखेंगे तो दूसरा पहलू होता है आर्थिक विकास, आर्थिक इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास क्या होता है, तो आर्थिक विकास एक ऐसा अवधारणा है जहां पर जो आपके विकास दिखता है वो
केवल जीडीपी में विकास नहीं दिखता है। इसका मतलब ये है क्या है, तो क्वालिटेटिव है, क्वालिटेटिव है। और क्वालिटेटिव का मतलब होता है कि ये मात्रात्मक ना होकर ये गुणात्मक है। और गुणात्मक का मतलब होता है कि यदि जीडीपी में विकास हो रहा है, यदि जीडीपी आपके देश के बढ़ रहे हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आपका बढ़ रहा है, तो ये जरूरी है कि उस देश में लोगों के जो बेसिक नीड है वो भी मिल रहा हो। कहने का मतलब है कि लोगों का केवल इस जीडीपी से मतलब नहीं है, इस जीडीपी के साथ लोगों के पास उसका क्या, तो उसके हाउस मिल जाए, घर मिल जाए, रोटी मिल जाए, ब्रेड मिल जाए, कपड़ा मिल जाए, आपका उसका कपड़ा मिल जाए, क्लोथ मिल जाए, साथ में एजुकेशन मिल जाए, एजुकेशन मिल जाए, शिक्षा मिल जाए, हेल्थ अच्छा हो, सैनिटेशन हो। अर्थ ये है कि विकास एक क्वालिटेटिव गुणात्मक ऐसा अवधारणा है जहां पर विकास केवल देश का जीडीपी का विकास नहीं, लोगों के लाइफ स्टाइल का विकास, लोगों के जीवन में बदलाव। लोगों के जीवन में बदलाव का मतलब हर लोगों के पास पैसा, इतना आर्थिक स्थिति रहना चाहिए कि जो बेसिक नीड है, घर है, कपड़ा है, मकान है, साथ में शिक्षा अच्छा मिले, हेल्थ आपका अच्छा रहे, पीने का पानी सही तरीके से मिले। और इसी अवधारणा को हम क्या कहेंगे, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहेंगे, आर्थिक आर्थिक विकास कहेंगे। साथ में तीसरा जो महत्वपूर्ण चीज है, और वो महत्वपूर्ण चीज है आपका इंक्लूसिव डेवलपमेंट। इंक्लूसिव डेवलपमेंट, और इंक्लूसिव डेवलपमेंट का मतलब होता है समावेशी विकास। कहा, समावेशी विकास। समावेशी विकास क्या होता है, समावेशी विकास? तो समावेशी विकास किसको बोलते हैं? समावेशी विकास का मतलब होता है कि ऐसा विकास जो पहले तो सबका विकास हो, सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, जो कंसेप्ट है मोदी जी का, सबका विकास, और साथ में चौतरफा विकास, चौतरफा विकास। ये है आपके इंक्लूसिव डेवलपमेंट, सबका साथ सबका विकास और चौतरफा विकास। कहने का मतलब है कि विकास ऐसा होना चाहिए कि केवल सबका विकास ना हो के, सबका विकास तो होना ही चाहिए, साथ में एक चौतरफा विकास होना चाहिए। हर परिस्थिति में आपके इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए, उसके तरक्की होना चाहिए। और इस विकास को हम क्या कहेंगे, इंक्लूसिव डेवलपमेंट करना कहेंगे, और समावेशी विकास कहेंगे। वो विकास जो आपके बेसिक नीड के अलावा जाए, केवल बेसिक नीड नहीं, केवल सर्वाइवल की बात नहीं, केवल जीवन जीने की बात नहीं, जीवन वो जो प्राकृतिक न्याय को बढ़ावा दे, नेचुरल जस्टिस को बढ़ावा दे, वैसे विकास जो नेचुरल जस्टिस को बढ़ावा दे, मतलब प्राकृतिक न्याय प्रदान करे। और प्राकृतिक न्याय का मतलब होता है कि केवल अपना विकास ही नहीं, साथ में आपको क्लीन एयर मिले, एनवायरनमेंट अच्छा मिले, जीने लायक आपका जीवन हो, आपकी नल की व्यवस्थाएं आपके शहर में अच्छी हो, गंदगी ना मिले। ये सारे के सारे इंक्लूसिव डेवलपमेंट। साथ में प्रोटीन, आपके न्यूट्रिशन आपको अच्छे मिल रहे हो, केवल खाना खाने से मतलब नहीं, न्यूट्रिशन भी अच्छा होना चाहिए। शिक्षा से केवल मतलब नहीं, शिक्षा बेहतर होना चाहिए। हेल्थ से मतलब नहीं, हेल्थ आपका बेहतर तरीके से होना चाहिए। पीने का केवल पानी से मतलब नहीं, पीने का पानी बढ़िया होना चाहिए। ऐसी डेवलपमेंट को इंक्लूसिव डेवलपमेंट बोला जाता है। और आखिरी में आज की कड़ी है, और वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और ये डेवलपमेंट वो है, डेवलपमेंट का मतलब सतत विकास। और सतत विकास क्या है, तो सतत विकास का मतलब होता है वो विकास, वो ऐसा विकास जो कि
बस केवल आपका विकास ना हो, आपकी जनरेशन का विकास ना हो के फ्यूचर जनरेशन का भी लिए भी नेचुरल रिसोर्सेस को छोड़ना, मतलब ऐसा विकास होना चाहिए कि केवल आपका विकास ना होकर फ्यूचर जो जनरेशन है उसके लिए भी आपको, जनरेशन है उसके लिए भी रिसोर्सेस को छोड़ना, रिसोर्सेस को छोड़ देना, साथ में एनवायरमेंट जो है, एनवायरमेंट का प्रोटेक्शन बढ़िया हो, प्रोटेक्शन हो, खुले सांस में, दिल्ली जैसा नहीं कि एक बार पटाखा फूले तो पूरा दिल्ली के दिल्ली क्या हो जाता है, व्यस्त व्यस्त हो जाता है। मतलब देखो ऐसा नहीं जीवन कि खुली सांस ना ले भाई, एनवायरनमेंट का भी प्रोटेक्शन जरूरी है, आने वाला जनरेशन के लिए भी रिसोर्सेस बच के रहना चाहिए। ऐसा विकास हो कि खुद का विकास हो और आने वाली जो पीढ़ियां है उसके लिए भी रिसोर्सेस को रखा जाए, चाहे वो नेचुरल रिसोर्सेस हो, प्राकृतिक रिसोर्सेस हो, साथ में एनवायरनमेंट हो, एनवायरनमेंट को भी सही रखना है। पीने का पानी तो आपको भी मिले, आने वाले जो पीढ़ियां है उसको भी पीने की पानी मिले, और ऐसा विकास को हम क्या बोलेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोला जाएगा। आगे की कड़ी में हम देखेंगे मुद्रास्फीति क्या होता है, किस प्रकार के इकोनॉमिक्स कितने प्रकार के होते हैं, इकोनॉमिक्स क्या होता है, इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में क्या फर्क होता है, तो ये सारी चीजें अगली कड़ी में हम देखेंगे। इतने के लिए आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली बार इकोनॉमिक्स के दूसरी सीरीज में, जहां पर हम इकोनॉमिक्स के मुद्रास्फीति के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।